क्या आप जानते हैं कोई अपराध करके कितना भी बचने की कोशिश करे, सच को दबा दे, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई बाहर आ ही जाती है। जैसे जैसे नया दौर आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके में भी बदलाव आ रहे हैं। एजेंसीज केसेस की इन्वेस्टिगेशन में टेक्नोलॉजीज का बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। आज की घटना भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित है। कैसे एआई ने ठंडे बस्ते में पड़े हुए केस को वापस से खोल दिया, कैसे एक माँ न्याय के लिए दशकों तक इंतजार करती रही। न्याय छोड़िए, अपराधी तक पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण जगी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं रंजनी अंचल केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में आने वाले अंचल नामक जगह से। ये एक अर्बन टाउन है। यहीं पर एक लोकेलिटी पड़ती है एरम। इसी जगह पर एक किराए के घर में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। ये घटना तो फरवरी 2006 के दिनों की है, लेकिन आज 2025 में भी इसकी बात हो रही है। इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा। तो इस घर में एक बूढ़ी माँ संथम्मा, इनकी 24 साल की बेटी रंजनी और रंजनी की 2 जुड़वा बेटियां जो कि 16-17 दिनों की थीं, ये लोग रहा करते थे। 4 लोगों का ये परिवार था। इन जुड़वा बेटियों के जन्म से रंजनी और संथम्मा बहुत खुश थे। अभी बच्चियों का नामकरण करना था, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था, काफी कुछ करना था। 10 फरवरी 2006 11 बजे के आसपास बूढ़ी माँ संथम्मा अंचल के पंचायत ऑफिस जाती हैं जुड़वा नातिन के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की जानकारी लेने के लिए। अब घर में केवल 3 लोग ही मौजूद रहते हैं, रंजनी और इनकी दोनों जुड़वा बेटियां। 11:30 बजे तक जब संथम्मा पंचायत ऑफिस से घर पर आईं और जैसे ही भिड़काया हुआ दरवाजा खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया, सामने लिविंग रूम की दशा को देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। फौरन ये चीखते चिल्लाते रोते बिलखते बाहर निकली। आस पड़ोस के लोगों को बुलाने लगी। आवाज सुनकर तुरंत लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। रास्ते से वार्ड मेंबर भी गुजर रहे थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे। संथम्मा बहुत डरी सहमी थी और अपने घर की तरफ इशारे कर रही थी। जब वार्ड मेंबर और गांव के लोग घर के अंदर जाते हैं तो इनकी भी हालत खराब हो जाती है। लिविंग रूम में फर्श पर रंजनी रक्त में लथपथ पड़ी हुई थी। इनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से रक्त प्रवाहित हो रहा था। गले पर कट का निशान था, जैसे कि पूरे शरीर पर किसी तेजधार हथियार से हमला किया गया हो। कुछ लोगों ने एक बेडरूम में झांक कर देखा तो बेड पर 17 दिनों की जुड़वा बेटियों का भी शव पड़ा हुआ था। उनके गले पर भी कट के निशान थे। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। फौरन ही अंचल थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। संथम्मा तो अपनी बेटी की दशा को ही देखकर बेहोश हो गई थी। जैसे तैसे इन्हें नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाया गया। इधर पुलिस अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करती है। इस घर के अंदर 3-3 कत्ल हुए थे। लोगों के अनुसार सुबह तक इस परिवार में सब कुछ ठीक था। इन्होंने सुबह तक सबको जीवित देखा था। पता चला कि रंजनी के परिवार को यहाँ पर आए हुए मुश्किल से 13-14 दिन ही हुए थे, यानी हफ्ते 2 हफ्ते। किराए का मकान यहाँ पर लिया था, यानी जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद वो लोग सीधे इसी जगह पर आकर रहने लगे थे। इस केस को अंचल के उस समय के सीआई मिस्टर शनवास अपने हाथ में लेते हैं। थाने में अननोन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर इन्होंने अपनी टीम के साथ तफ्तीश शुरू कर दी। शवों की दशा को देखकर लगा कि कत्ल हुए 1 से 1.5 घंटे ही हुए थे, या फिर उससे कम समय, क्योंकि अभी भी यहाँ पर रक्त प्रवाहित हो रहा था। आगे पोस्टमार्टम के लिए शवों को सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पुलिस को शुरुआत में इतना तो समझ में आ गया कि ये कत्ल लूटपाट के लिए नहीं हुआ है। घर से कोई भी कीमती चीज गायब नहीं थी। यहाँ पर कोई जबरदस्ती आया हो इसका भी सुराग नहीं मिला। ये 2006 का समय था, ऊपर से गांव जैसा इलाका। ऐसी जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे होते हैं। मोबाइल फोन भी हर किसी के पास होते नहीं थे। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ओल्ड स्टाइल मेथड अपनाती है, यानी लोगों से पूछताछ करना। गांव के ग्रामीणों ने इस घर के आसपास किसी अनजान को आते हुए देखा हो, इस परिवार के करीबी लोग कुछ जानते हों। यह मामला काफी बड़ा था। दिन के वक्त लोगों के बीच एक परिवार के 3-3 लोगों के कत्ल हो गए थे। गांव के लोगों में भी दहशत बन गई थी। यहाँ घर के ही पड़ोस में एक फैमिली थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि संथम्मा की चीख पुकार सुनने से कुछ समय पहले एक 2 व्हीलर गाड़ी की आवाज यहाँ रास्ते से गुजरते हुए सुनी थी। उस वक्त कार्स, मोटर बाइक्स वगैरह गाँव में उतना आते जाते नहीं थे। लोग साइकिल से यूज किया करते थे, इसीलिए एक परिवार का 2 व्हीलर की आवाज पर ध्यान गया था। उधर घर की छानबीन करने पर पुलिस के हाथ एक आरसी बुक लगता है, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये एक तरह से व्हीकल का डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि यह व्हीकल इस इंसान के नाम पर है। इसी बीच जो संथम्मा थी, यानी रंजनी की माँ, उन्हें होश आया। अब पुलिस इनसे भी पूछताछ शुरू करती है। रंजनी पहले कोल्लम के अलैमोन में रहा करती थी, वहीं पर पढ़ाई करती, छोटे मोटे काम करती। इनकी माँ संथम्मा और पिता के बीच काफी समय पहले ही डाइवोर्स हो चुका था। डाइवोर्स के बाद पति ने संथम्मा और बच्चों को घर से निकाल दिया। उन्होंने किसी और से शादी कर ली। यहाँ संथम्मा अकेले ही मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पालती पोसती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं। ये अपनी बड़ी बेटी के साथ एर्नाकुलम में रहा करती थी। छोटी बेटी रंजनी तो अलैमोन में थी। रंजनी जहाँ पर रहती थी वहाँ पड़ोस में एक लड़का भी था, दिविल कुमार।
वो आर्मी में जवान था, पंजाब के पठानकोट के आर्मी कैंप में पोस्टेड था। जब भी वो घर आता तो पड़ोसी होने के कारण रंजनी से मुलाकात होती थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। रंजनी की एक मौसी थी, यानी माँ की बहन ललिथम्मा। ये कन्ननलूर में रहा करती थी। रंजनी अपने मौसी ललिथम्मा से काफी करीब थी। उनसे ये अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। साल 2005 के सितंबर-अक्टूबर के महीने में रंजनी ने अपने मौसी को एक चीज बताई। इसने कहा कि ये 6 महीनों की गर्भवती है, यानी प्रेग्नेंट है। ऐसा सुनकर मौसी हैरान रह जाती हैं। रंजनी ने आगे कहा कि इसके पेट में पलने वाला बच्चा दिविल कुमार का है। इसे भी 6 महीनों के बाद पता चला कि ये गर्भवती है, जब इसकी बॉडी में कुछ बदलाव दिखने लगे। रंजनी इसके बारे में पहले तो दिविल कुमार से बात करती है कि अब इन्हें शादी करनी चाहिए, ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। एक तरफ रंजनी को यह भी लगता था कि दिविल कुमार इसे शादी करेगा, इसे अपनाएगा, उसके बाद ये खुशी खुशी बच्चे के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इधर दिविल कुमार रंजनी से शादी करने को इनकार कर देता है और कहा कि बच्चे को गिरा दो, हमें ये नहीं चाहिए। रंजनी के प्रेगनेंसी की बात पता चलने के बाद दिविल कुमार इससे दूरी बनाने लगा। ये लगातार बच्चे को गिराने का दबाव भी दे रहा था। एक तो रंजनी की शादी नहीं हुई थी, ऊपर से गर्भवती थी, इसीलिए ऐसी खबर लोगों के बीच नहीं आनी चाहिए, अगर आया तो बदनामी होगी। इनकी सारी बातें दबी आवाज में ही चल रही थीं। आगे रंजनी को अपनी माँ संथम्मा को इसके बारे में बताना पड़ता है। पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। वो एर्नाकुलम से भागकर रंजनी के पास आई। ये अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा होती हैं, डांटती फटकारती हैं। दिविल की हरकतों से इन्हें लगा कि उसने बेटी को झूठे सपने दिखाकर फायदा उठाया है, शारीरिक शोषण किया है। इसको लेकर ये दिविल के घर पर भी जाती हैं, उसके घर वालों से बात करती हैं। उस समय दिविल अपने ड्यूटी पर जा चुका था, पठानकोट। यहाँ दिविल के घर वाले उल्टा रंजनी के कैरेक्टर पर ही सवाल उठाने लगे कि ये ऐसी है, वैसी है। ये मामला धीरे धीरे गांव में भी फैल जाता है, जिसके बाद माँ को बेटी को लेकर यहाँ से जाना पड़ा। ये लोग थिरुवनंतपुरम जाते हैं, अपने जान पहचान वाले और समाज से दूर, क्योंकि वहां पर लोग बेटी को भला बुरा बोल रहे थे। जबकि दिविल ने शादी का झांसा देकर फायदा उठाया था और पठानकोट भाग गया। वो आदमी दोबारा अपने घर पर भी नहीं आता है। उसके घर वाले संथम्मा और रंजनी को धमकियां भी दे रहे थे। दिविल ने कहा था कि बच्चा गिरा दो। रंजनी की माँ ने भी कहा कि हम अभी बच्चा नहीं संभाल सकते, उसे गिराना ही उचित होगा। मगर रंजनी ऐसा नहीं चाहती थी। ये बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, पालना पोसना चाहती थी। आगे माँ बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं चेकअप के लिए। अभी तक प्रेगनेंसी को 6 से 7 महीने हो गए थे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा गिराना ठीक नहीं होगा, बहुत लेट हो चुका है। पता चला कि रंजनी की कोख में जुड़वा बच्चे हैं। डॉक्टर ने समय भी बता दिया कि इतने दिनों में डिलीवरी होगी। अब माँ तो माँ होती हैं। संथम्मा भी मान गई कि बच्चा नहीं गिराएंगे। ये बेटे के विचारों से सहमत हो गई। आगे ये जैसे तैसे करके बच्चे के डिलीवरी के लिए पैसों का इंतजाम करती हैं। समय के अनुसार 22-23 जनवरी 2006 के आसपास रंजनी थिरुवनंतपुरम के एसएटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। इनके एडमिट होते ही हॉस्पिटल में एक आदमी आता है। ये रंजनी के पास गया और कहा कि अगर डिलीवरी के समय ब्लड की जरूरत हो तो ये तैयार है, ये अपना ब्लड आपको डोनेट कर देगा। ये आदमी काफी फ्रेंडली तरीके से रंजनी और संथम्मा से मिलता है। इनके आसपास ही ये हॉस्पिटल में घूम रहा था। डॉक्टर जो भी दवाई बोलते लाने को मेडिकल स्टोर से लाकर यही आदमी रंजनी को देता था। आखिर ये आदमी है कौन, कहाँ से आया, ये इतनी मदद क्यों कर रहा है, ब्लड देने तक को तैयार हो गया। रंजनी और संथम्मा इसके बारे में से पूछते हैं। इसने अपना नाम बताया, अनिल कुमार। यह कोल्लम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। यह हॉस्पिटल में किसी काम से आया था। इसने आगे कहा कि आप लोगों को देखकर कुछ अपनापन महसूस हुआ, इसीलिए सोचा कि बातचीत किया जाए। अब इसी तरह से रंजनी और अनिल कुमार के बीच दोस्ती होती है। हॉस्पिटल में हर तरीके से ये आदमी मदद कर रहा था, दवाइयां लाकर देता, पैसे देता। संथम्मा ने इस आदमी को फरिश्ता समझा। ऊपर वाला किसी न किसी को मदद करने के लिए भेज देता है। अनिल वही इंसान है। अब 24 जनवरी 2006 को रंजनी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। लोग बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छे से हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया और न ही ब्लड वगैरह की जरूरत पड़ी। माँ बेटी अनिल को अपनी सारी आपबीती बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है। दिविल नामक आदमी ने रंजनी का फायदा उठाकर छोड़ दिया और भाग गया। अनिल आश्वासन देते हुए कहता है कि आपके साथ है, हर तरीके से मदद करेगा, आप लोगों को न्याय दिलाएगा। बच्चों के जन्म के बाद रंजनी और संथम्मा वापस कोल्लम के अपने गांव जाने वाले थे। अनिल ने सुझाव दिया कि वहां पर मत जाइए, लोग बातें करेंगे कि बिन ब्याही लड़की जुड़वा बच्चियों को लेकर आई है। इससे बच्चों की परवरिश में और माँ पर असर पड़ेगा, बेकार में आप लोग दुखी होंगे, इससे अच्छा कहीं और रहिए। आगे संथम्मा घर से कुछ किलोमीटर दूर अंचल नामक गांव में एक किराए का मकान लेती है। कथित तौर पर अनिल ने मकान दिलवाने में सहायता की थी। हॉस्पिटल से सीधे इसी घर में रंजनी अपने बच्चों को लेकर आती है। रंजनी को जब समाज में बुरा भला कहा जा रहा था, कैरेक्टर पर सवाल खड़े हो रहे थे। यह भी कहा जा रहा था कि दिविल कुमार जो कि सेना का एक जवान है, उसने शादी से इनकार कर दिया, इसीलिए लड़की उसको बदनाम कर रही है। अगर शादी हो गई तो अच्छी जिंदगी बीतेगी, इसीलिए ऐसा कर रही है।
इन्हीं सब झूठे आरोपों से परेशान होकर रंजनी और संथम्मा ने मिलकर केरला के वुमेन राइट्स कमीशन में एक एप्लीकेशन लिखकर गुहार लगाई कि बच्चों का पिता इन्हें अपनाने से इनकार कर रहा है, ये कहाँ जाएंगे, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। दिविल कुमार ही बच्चों का असली पिता है, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। समाज की बदनामी को लेकर ऐसा लीगल स्टेप उठाना पड़ा, वरना रंजनी अकेले ही बच्चों की परवरिश करने को तैयार थी। दिविल के परिजन भी रंजनी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। फरवरी 2006 के शुरुआती हफ्ते में केरला स्टेट वुमेन राइट्स कमीशन की तरफ से एक डायरेक्टिव भी इशू होता है कि दिविल कुमार का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर वो पिता है तो बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यहाँ जो आदमी हॉस्पिटल में मिला, अनिल कुमार, वो भी रंजनी के साथ था। अक्सर इसका घर पर भी आना जाना होता था। ये रंजनी के करीब भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन रंजनी पहले ही एक धोखा खा चुकी थी, अब और नहीं सहन कर सकती। इसीलिए इसने अनिल को इग्नोर किया, मना किया। पर यह चीज ज्यादा बढ़ती नहीं है, अनिल मान गया था। दोस्ती के नाते यह परिवार का साथ दे रहा था। यह हमेशा घर पर रंजनी और बच्चियों को देखने आता। 10 फरवरी 2006 को जब संथम्मा पंचायत ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर 11 बजे निकल रही थी, उसी समय अनिल कुमार घर पर आया। चौखट पर यह संथम्मा से मिलता है, बातचीत हुआ। अनिल हमेशा की तरह यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन आज जब संथम्मा कहीं जा रही थी तो अनिल ने भी कहा कि इसको भी कुछ काम है, थोड़ी देर में ये वापस आएगा। इसके बाद ये चला गया। वैसे 2 व्हीलर गाड़ी से यहाँ पर आता था, स्कूटर से। उन दिनों तो स्कूटर ही प्रचलन में था। आगे 11:30 बजे जब संथम्मा घर पर आई तो अपनी बेटी का शव देखा। ये सारी चीजें सुनकर पुलिस के मन में पहला शक दिविल कुमार पर जाता है कि उसने ही कत्ल किया होगा, क्योंकि रंजनी ने उसके खिलाफ डीएनए टेस्ट के लिए वुमेन राइट्स कमीशन में अर्जी दे दी थी और फैसला भी दिविल के खिलाफ आया था, यानी डीएनए टेस्ट होगा। दूसरा सस्पेक्ट था अनिल कुमार, जो कि अचानक से रंजनी से हॉस्पिटल में मिला और दोस्ती गहरी हुई। अंचल में आस पड़ोस के लोग भी अनिल को यहाँ पर आते जाते देखा करते थे। पुलिस को पता चला कि कत्ल वाले दिन दिविल कुमार पठानकोट में था, यानी ड्यूटी पर। अब उसकी मौजूदगी यहाँ पर कैसे स्टैब्लिश हो। पुलिस को क्राइम सीन से आरसी बुक मिला था। पहले तो लगा कि ये कागज का टुकड़ा क्या ही एविडेंस है, क्या पता चलेगा। फिर भी पुलिस को केवल यही क्लू मिला था। इसे लेकर पुलिस रीजनल ट्रैफिक ऑफिस पहुंची। यहाँ से इस आरसी को लेकर काफी जानकारी मिलती है। हो सकता है कि जिस पड़ोसी ने 2 व्हीलर गाड़ी की आवाज सुनी वही कातिल हो। उसकी ही जेब से कत्ल करने के दौरान ये डॉक्यूमेंट गिरा हो। नाम और एड्रेस के अनुसार गाड़ी के ओनर तक पहुंचा जाता है। ओनर को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया। यहाँ गाड़ी के ओनर ने बताया कि अपनी 2 व्हीलर को बेचना चाहता था। इसने तिरुवनंतपुरम के पास श्री करियम नामक जगह पर एक शॉप में गाड़ी को रीसेल के लिए दे दिया था। अब गाड़ी चूंकि बेचनी थी तो गाड़ी के कागजात भी देने ही पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट शॉप में दे दिए थे। कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले गाड़ी बिक भी गई थी। अब पुलिस उस सेकंड हैंड व्हीकल डीलर की शॉप पर जाती है, श्री करियम। शॉप पर स्टाफ से पता चला कि इस आरसी डॉक्यूमेंट वाली गाड़ी को 2 आदमी खरीदने के लिए आए थे। एक आदमी थोड़ा गोरा और क्लीन शेव में था और दूसरा आदमी दाढ़ी वाला था। यहाँ से पुलिस को एक चीज कंफर्म होती है, उस समय पुलिस के पास दिविल कुमार की कोई भी फोटो वगैरह नहीं थी। संथम्मा ने अपने अनुसार उसका डिस्क्रिप्शन बताया था कि ऐसा ऐसा दिखता है। वही डिस्क्रिप्शन यहाँ शॉप वाले स्टाफ से भी पता चला, यानी उन दोनों आदमियों में से एक आदमी दिविल कुमार था, मगर दूसरा कौन था। पुलिस को पता चला कि उस दूसरे वाले आदमी को शॉप पर काम करने वाला एक लड़का जानता है। गाड़ी खरीदने के बाद दूसरा वाला आदमी यहाँ दुकान पर आया था। उसने उस लड़के को अपने साथ ले गया, कहा कि गाड़ी का टायर पंचर है, चलकर ठीक कर दो। अब पुलिस उस लड़के को बुलवाती है। पता चला कि ये शॉप पर है ही नहीं, वो कहीं गया हुआ है। उन दिनों मोबाइल वगैरह भी सबके पास नहीं होते थे, इसलिए कॉल करके उसको शॉप पर नहीं बुला सकते। वो बताकर भी नहीं गया था कि कहाँ गया है और कब तक आएगा। अब पुलिस की एक टीम रोज शॉप पर आने लगी और लड़के के बारे में पता करने लगी। उधर एक टीम दिविल के घर पर पहुंची। संथम्मा ने एड्रेस दिया था। पता चला कि दिविल कुमार कई दिनों से घर पर नहीं आया है। यह भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। पठानकोट से भी वो अप्रैल तक की छुट्टी लेकर गायब हो चुका था। पुलिस ने जैसे तैसे सोर्सेस लगाकर पता किया कि कुछ वक्त पहले दिविल कुमार किसी शादी के फंक्शन में गया हुआ था। वहां ग्रुप में फोटो क्लिक कराया था। यहीं से पुलिस दिविल कुमार की फोटो का इंतजाम करती है। इसके अलावा कोई और फोटो नहीं था। दिविल के घर वाले भी पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। कत्ल के समय ये ड्यूटी पर था, इसकी मौजूदगी इलाके में नहीं थी, इसीलिए पुलिस परिवार पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकती थी। इधर श्री करियम की रिसेल शॉप पर चक्कर लगाते लगाते एक दिन वो पंचर बनाने वाला लड़का मिल जाता है। इसने थोड़ा सोचकर बताया कि हाँ, गाड़ी खरीदने वालों में से एक आदमी यहाँ पर आया था, इसे अपने साथ ले गया पंचर बनाने के लिए। लड़के ने आगे एक और चीज बताई कि रास्ते में उल्लूर केशवदासपुरम रोड पर एक मस्जिद के करीब एक एटीएम पर वो रुकता है और वहां से पैसे निकाले। उसके बाद वो पंचर बनवाने ले गया। यहाँ सीआई शनवास को इसमें बहुत बड़ा सुराग मिलता है। अभी एटीएम के बैंक जाते हैं, वहां से ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकलवाते हैं। ये बैंक मैनेजर के साथ बैठकर हजारों ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखते हैं। ऐसे करते करते एक बैंक अकाउंट मिला पठानकोट का। उसी अकाउंट से यहाँ उल्लूर वाले एटीएम से पैसे निकाले थे और अक्सर ही निकाले जाते थे। उस बैंक अकाउंट होल्डर का नाम था राजेश कुमार।
पठानकोट का नाम मिलते ही पुलिस को याद आया कि दिविल कुमार भी पठानकोट में पोस्टेड था। अब ये राजेश है कौन? इसके बैंक अकाउंट में और भी अंदर जाने पर मिला कि पठानकोट के अलावा यहाँ उल्लूर, नासिक, दिल्ली, नागपुर ऐसी जगहों से भी पैसे विड्रॉ हो रहे थे। रंजनी और दोनों बच्चों के कत्ल से पहले यहाँ आसपास के इलाके से पैसे निकाले जा रहे थे, लेकिन कत्ल के बाद अलग अलग जगहों से विड्रॉ होने लगे। लास्ट विड्रॉल नागपुर से हुआ। अब राजेश के बारे में पुलिस और भी खंगालती है। ये आदमी कन्नूर के श्रीकंदपुरम का रहने वाला था और ये आर्मी का जवान था, पठानकोट में पोस्टेड था। पता चला कि जनवरी 2006 से ये आदमी छुट्टी पर है। दिविल और राजेश आर्मी में थे और दोनों सेम ही रेजिमेंट में थे। ऐसे दोनों का कनेक्शन मिलता है। अब पुलिस ने पठानकोट के आर्मी ऑफिशियल से बात की, उनको सारी चीजें बताया जाता है। इधर जब आर्मी ने दिविल और राजेश से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो पता चला कि ये दोनों गायब हैं, कांटेक्ट नहीं हुआ। इन्हें मार्च 2006 में आर्मी डिजर्टर डिक्लेयर कर देती है। आर्मी ने राजेश की फोटो पठानकोट से फैक्स के जरिए केरला पुलिस को भेज दी। ऐसे करके दिविल और राजेश दोनों की फोटो मिल जाती है। जब पुलिस ने राजेश की फोटो संथम्मा को दिखाया तो उसे देखकर वो भी दंग रह गईं। उन्होंने कहा कि यह आदमी तो अनिल कुमार है, यही हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया था, मदद की थी, घर पर भी आता था। यानी ये दिविल का दोस्त राजेश अनिल बनकर रंजनी के करीब जाने की कोशिश की थी। क्या दिविल ने प्लान करके इसको यहाँ पर भेजा था ताकि हर एक्टिविटी पर नजर रख सके और मौका देकर कत्ल कर दे? संथम्मा को अब समझ में आया कि क्यों अनिल उर्फ राजेश रंजनी को अपने साथ ले जाने को कहता था, मां से दूर ले जाने की कोशिश करता था ताकि कत्ल कर सके। राजेश ने 10 फरवरी को संथम्मा और रंजनी को उनके घर में बात करते हुए सुन लिया था कि संथम्मा पंचायत ऑफिस जाएंगी आज। इसका मतलब कि रंजनी घर पर अकेली होगी। उस समय संथम्मा को लगा था कि बाहर कोई है। जब ये बाहर निकली तो राजेश उर्फ अनिल खड़ा था। वो काम का बहाना देकर वहां से चला गया। जब संथम्मा घर से गई होंगी तभी वो आदमी यहाँ पर आया होगा और कत्ल किया होगा। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने जुड़वा बच्चों की डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए सैंपल्स कलेक्ट करके रख लिए थे। कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आया कि डीएनए होना चाहिए, जो कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में होना था। यहाँ पर दिविल फरार था, अब बस उसको पकड़ना था और डीएनए जांच कराना था। अगर मैच हुआ तो कत्ल में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उसने कत्ल करवाया अपने दोस्त से। दोनों ही सस्पेक्ट फरार थे। केरला पुलिस उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिश करती है। जहां जहां हो सकता था वहां पर पता किया गया। सारे घोड़े खोल दिए जाते हैं। हर तरीके से ढूंढने की कोशिश की। उनके परिवार पर नजर रखा गया, कभी तो वो इनसे संपर्क करेंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पुलिस को दिविल और राजेश का कहीं पता नहीं चला। पुलिस अपनी पूरी जान लगा देती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब 2006 से 2010 आ जाता है। मां संथम्मा ने केरला हाई कोर्ट में यह केस सीबीआई को सौंपने की अर्जी लगाई। अदालत के आदेश पर फरवरी 2010 में यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की भी वही थ्योरी निकली कि दिविल के ऊपर डीएनए टेस्ट कराने का आदेश आया था और ये रंजनी और बच्चों से छुटकारा पाना चाहता था। अगर मैच हो गया तो सारे खर्च इसको उठाने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए इसने कत्ल करवाया। सीबीआई भी दिविल और राजेश को ढूंढने की कोशिश करती है। पुलिस ने उनका इन्फॉर्मेशन देने पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसे सीबीआई ने आगे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। इन्होंने 2013 में एर्नाकुलम कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी, मगर सस्पेक्ट अभी तक मिले नहीं थे, पकड़े नहीं गए थे। इन्हें ढूंढने के सारे प्रयास किए जा रहे थे, मगर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ने लगा। अब इस केस में कोई भी चीज अपडेट नहीं होती है। ये केस ऐसे ही फाइल में पड़ा रहा, धूल खाता रहा। अब आते हैं 2013 से 2023-24 में। इन दिनों केरला के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मनोज अब्राहम थे। इन्होंने सोचा कि जो भी पुराने अनसॉल्व्ड केसेस हैं, क्यों न उनको आज की टेक्नोलॉजी के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ऐसे ही अलग अलग फाइल्स पढ़ने के दौरान रंजनी का केस सामने आता है। हालांकि ये केस ऑलरेडी सीबीआई के पास था। केरला पुलिस को इसे इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी एडीजीपी ने सोचा कि एक बार कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर एक महिला और 2 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ था, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, अपराधी पकड़े जाने चाहिए। अब ये अपनी टीम से बात करते हैं। इस केस में 2 सस्पेक्ट थे जिनकी फोटोज थी। पुलिस ने अलग अलग एआई टूल्स का सहारा लेकर उन फोटोज को एडिट किया। ये देखने लगे कि आज के समय में ये दोनों आदमी कैसे दिखेंगे, 19 सालों के बाद कैसे दिख रहे होंगे। अलग अलग तरीकों से फोटोज को एडिट किया गया, जैसे किसी में लंबे बाल हो, किसी में बिना बाल के, किसी में दाढ़ी हो, किसी में मूंछ हो, किसी फोटो में हाव भाव अलग हो, किसी में नॉर्मल दिखे। ऐसे करके कई सारी फोटोज बनाई गई। उसके बाद उन्हें रिवर्स सर्च करना शुरू किया गया। सोशल मीडिया पर ढूंढा जाने लगा किसी ऐसे ही दिखने वाले आदमी ने फोटो अपलोड किया हो। इसमें कई महीने बीत जाते हैं। किसी सर्च में 25% मैच दिखते हैं तो किसी में 30%, किसी में 40% तो किसी में 50%। ऐसे करते करते नवंबर-दिसंबर 2024 के समय में पुलिस को एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो मिलता है, जिसे एआई द्वारा बनाया गया फोटो 90% मैच हुआ। अब लगा कि कुछ करना चाहिए, इस सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पता करना चाहिए। ये फेसबुक अकाउंट था। पता चला कि ये तमिलनाडु के पौंडीचेरी का अकाउंट है। अब पुलिस ने सीबीआई को अपनी तफ्तीश के बारे में बताया, क्योंकि ऑफिशियली केस सीबीआई के हाथ में था।
अब सीबीआई ने चेन्नई यूनिट को अलर्ट किया और इस फेसबुक अकाउंट के बारे में जांच कराया। जिस आदमी से फोटो मैच हुआ था वो प्रवीण कुमार नामक आदमी था और ये फोटो सस्पेक्ट राजेश से मैच हुआ। भले ही आदमी कोई भी हो, नाम पता कुछ हो, लेकिन जांच करने में क्या जाता है। क्या पता कि 19 सालों के बाद केस सुलझ जाए। केस तो सुलझ ही गया था, सस्पेक्ट नहीं पकड़े गए थे, सस्पेक्ट पकड़े जाए। सीबीआई प्रवीण के बारे में और भी जानकारी जुटाती है। इसके घर के पास जाकर कई दिनों तक नजर रखा गया। यह आदमी काफी हद तक राजेश कुमार जैसा दिख रहा था। कई दिनों तक नजर रखने के बाद एक दिन सीबीआई के ऑफिसर ने प्रवीण को राजेश के नाम से पुकारा। यह आदमी पलट कर देख लेता है। भीड़ में कोई और नहीं पलटता है, बस इसने ही पलट कर देखा। सीबीआई समझ गई कि यही राजेश है। 4 जनवरी 2025 तक इसको उठाया गया, सख्ती से बातचीत की गई। ये मान लेता है कि यही राजेश कुमार है। इसने ही रंजनी और दोनों बच्चों का कत्ल किया था। इसी दिन दिविल कुमार को भी अरेस्ट किया गया। पुलिस और सीबीआई की थ्योरी सही थी। दिविल के कहने पर ही राजेश ने कत्ल किया था। ये लोग इधर उधर भागते रहे, फिर पौंडीचेरी आते हैं क्योंकि यहाँ पर इनका जानकार था। उसके जरिए ये लोग यहाँ पर बच सकते थे। यहाँ पर इन्होंने अपनी पहचान बदली, आईडी बदली, नए आधार कार्ड बनवाए, पैन कार्ड बनवाए। दिविल कुमार बन गया विष्णु और राजेश बन गया प्रवीण। इन्होंने यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू किया। आगे ये जमीन लेकर यहीं पर बस जाते हैं, घर बनवाते हैं। दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों की पत्नियां स्कूल की टीचर्स थीं। जब लोकल पुलिस ने संथम्मा को कॉल करके अरेस्टिंग के बारे में बताया, उस समय वो मंदिर में थीं। ये फोन पर ही रोने लगती हैं। रोज ये मंदिर में बेटे के कातिलों को पकड़ने की प्रार्थना करती थीं। अब लगभग 20 सालों के बाद आरोपी पकड़े गए। इन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया। संथम्मा यही मंदिर में ही रहती थीं। यहाँ पर छोटे मोटे काम करके अपनी जीविका चला रही थीं। सीबीआई ने दिविल और राजेश को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। अब इन पर मुकदमा होगा। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।